हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, हम लोग अक्सर ऑपरेटर्स की मैनिपुलेशन या स्टॉक मैनिपुलेशन के बारे में बात करते हैं या अक्सर उसके बारे में सुना करते हैं। हम में से कुछ लोगों को जब भी लॉस होता है तो हम उसे ऑपरेटर्स गेम का नाम बोल के निकल जाते हैं और अपने लॉस की जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते हैं। यह बात सही है कि बाजार में मैनिपुलेशंस होता है, ऑपरेटर्स भी अपना काम करते हैं और स्टॉक को अनरियलिस्टिक तरीके से ऊपर नीचे ले जाते हैं। लेकिन यह कहना कि पूरा का पूरा बाजार ही रिग्ड है शायद सही नहीं होगा। अगर आप बाजार में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं और बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको यह बाजार का खेल, स्पेशली पर्दे के पीछे का खेल आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो मैच जेन्युइन तरीके से चल रहा है और उसमें कोई फिक्सिंग नहीं हो रही है? कुछ मैचेस जरूर जेन्युइन तरीके से खेले जाते हैं, लेकिन आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि क्रिकेट के मैच में भी फिक्सिंग होती है और इस फिक्सिंग में खिलाड़ियों से लेकर ऊपर के लोगों तक इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखिए दोस्तों, जहां पैसा होगा वहां बेईमानी होगी। दोस्तों, मनी इज लाइक शिट। जहां पर भी शिट होगा वहां पर मक्खियां आएंगी। उसी तरीके से जहां पर भी पैसा होता है आप देखेंगे बेईमान लोग वहां पर पहुंच ही जाएंगे और किसी ना किसी तरीके से उस पैसे को हथियाने की कोशिश करेंगे, फेयर अनफेयर मीन्स से। तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि बाजार में भी इस तरीके की बेईमानी होती है। तो आखिर ये क्रिकेट के खेल को कौन कंट्रोल करता है? देखिए, इसमें कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स इंक्लूडेड होते हैं, इसमें टीम ओनर्स इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें बुकीज या बेटिंग सिंडिकेट्स इन्वॉल्व होते हैं और जब आप मैच देख रहे होते हैं तो आपको अंदाजा भी नहीं लगता कि उसका रिजल्ट पहले से ही फिक्स्ड किया जा चुका है और आप बेवकूफों की तरह कभी ताली बजाते हैं, कभी थाली बजाते हैं और कभी अपने सर को पीटते रहते हैं। मुझे खुशी है कि मैंने क्रिकेट देखना बहुत साल पहले ही छोड़ दिया है। तो दोस्तों, क्रिकेट की तरह ही बाजार भी एक खेल है या एक गेम है। हर दिन यहां पर वनडे मैच होता है और हर एक्सपायरी उसका क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बाजार के खेल को कौन चलाता है, कौन उसके सिग्निफिकेंट प्लेयर्स होते हैं जो बाजार को कंट्रोल करना चाहते हैं? पहला जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है वो है इंस्टीट्यूशंस, जिसमें एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स और बड़े ब्रोकर शामिल होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है वो है प्रोमोटर, यानी जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जिनकी ट्रेडिंग होती है उनके मालिक। तीसरा जो खिलाड़ी होता है ऑपरेटर्स। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे या कभी कभी पूछते हैं कि ऑपरेटर्स होते कौन हैं? दोस्तों, दरअसल ऑपरेटर कोई एक आदमी या एक बड़ा ग्रुप नहीं होता है। ऑपरेटर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी काम करते हैं और वो साथ में दूसरे ग्रुप्स के साथ भी मिलकर काम करते हैं। तो अक्सर ये ग्रुप छोटे छोटे लोग, 3 लोग, 5 लोग, 10 लोग, ऐसा ग्रुप होता है। जो बड़े ऑपरेटर होते हैं उनके ग्रुप में 50 लोग, 100 लोग भी होते हैं। अक्सर ये जो ऑपरेटर्स का ग्रुप होता है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग होते हैं और वो दूसरे कम्युनिटी के लोगों को उसमें घुसने नहीं देते हैं। और अगर आप उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उस ग्रुप में घुसना चाहते हैं तो भी आपको वो आसानी से उसमें घुसने नहीं देंगे। आपको सबसे पहले एक स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा जो उस ग्रुप का पार्ट है। उसके बाद वो स्पॉन्सर आपको उस ग्रुप में घुसाएगा और गारंटी लेगा आपकी। और अगर आपने कोई गलती कर दी, कोई इंफॉर्मेशन लीक कर दी, तो आपको भी ग्रुप से निकाला जाएगा और उस स्पॉन्सर को भी ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्रुप्स काम करते हैं और इन ग्रुप्स में बहुत ज्यादा सीक्रेसी होती है। इनके घर के लोगों को भी नहीं पता होता कि ये क्या काम कर रहे हैं, किस स्टॉक को चला रहे हैं, किस स्टॉक को चढ़ा रहे हैं, किस स्टॉक को गिरा रहे हैं। तो ये ऑपरेटर्स अपने फायदे के लिए भी स्टॉक को बढ़ाते हैं या गिराते हैं और साथ में किसी और के लिए भी ये सुपारी लेते हैं स्टॉक को चढ़ाने के लिए या गिराने के लिए। चौथा जो ग्रुप है वो है मनी लॉन्ड्रर,
यानी कि वो लोग जिनके पास काला धन होता है और वो स्टॉक मार्केट्स में उस धन को घुसाते हैं। कैसे घुसाते हैं? मान लीजिए मेरे पास काला धन है, मैंने टैक्स नहीं दिया है और मैं उसे वाइट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं हवाला के थ्रू अपने पैसे को साइप्रस या पनामा जैसे जगह पर भेजूंगा। साइप्रस और पनामा, जैसा कि हम जानते हैं, ये टैक्स हेवन होते हैं। यहां के बैंक काफी लिबरल होते हैं और वो जब पैसा एक्सेप्ट करते वक्त ये आपसे नहीं पूछते हैं कि आपने ये पैसा कहां से कमाया। तो एक बार जब वो पैसा पनामा और साइप्रस के बैंक्स तक पहुंच जाता है तो फिर उन पैसे को इंडिया के बाजारों में राउट किया जाता है। इसे हम कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। एक और ग्रुप जो बाजार में इस तरीके की मैनिपुलेशन करता है उसे हम कहते हैं बेयर लॉबी या बेयर कार्टेल, और इनका काम होता है स्टॉक के प्राइस को हैमर डाउन करना और तेजी से गिराना। तो इन पांचों प्लेयर का खेल समझने से पहले हम एक और चीज को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो आप दो तरीके से जीतने की कोशिश करते हैं। पहली चीज स्ट्रैटेजी और दूसरी चीज चीटिंग। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आप ऐसी एक्शन लें या ऐसा काम करें कि आपका जो अपोनेंट टीम है वो समझ ही नहीं पाए कि आप क्या कर रहे हैं, और फिर अचानक से आप उसका कुछ उल्टा कर देते हैं। उसे हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्रिकेट का एग्जाम्पल लें, मान लीजिए एक बॉलर है, वो अपने ओवर की पहली 5 बॉलें मीडियम पेस पर फेंकता है। तो बैट्समैन को लगता है कि 6वीं बॉल भी मीडियम पेस पर आएगी, लेकिन आखिरी गेंद वो यॉर्कर फेंक देता है और बैट्समैन स्तब्ध रह जाता है कि अरे ये क्या हो गया। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। ये चीटिंग नहीं होती है। चीटिंग क्या होता है? मान लीजिए आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं और आप बॉल को टैंपर कर रहे हैं, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, उसे हम कहते हैं चीटिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी और चीटिंग में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रैटेजी 99% लीगल होती है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन चीटिंग अगर साबित हो गया तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। हालांकि इंडिया में बहुत कम लोग इसके लिए जेल जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, मैं इसका कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, हम लोग अक्सर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं और हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर स्टॉक प्राइस रेजिस्टेंस से ऊपर चला गया तो ये और ऊपर जाएगा। तो आप चार्ट देखते रहते हैं और जैसे ही रेजिस्टेंस से ऊपर जाता है तो आप बाय कर लेते हैं। लेकिन जो बाजार के बड़े प्लेयर हैं वो इसका उल्टा करते हैं। उन्हें पता होता है कि आप लोग लेवल देख रहे हैं और उन्हें पता होता है कि जब प्राइस उस लेवल से ऊपर जाएगा तो आप खरीदेंगे। तो उन्हें इसमें एक मौका दिखता है। उन्हें पता होता है कि जैसे ही रेजिस्टेंस से ऊपर प्राइस जाएगा तो बड़ी क्वांटिटी में बाय ऑर्डर्स आने लगेंगे। तो वो इस मौके का फायदा उठाकर बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग कर देते हैं और अपना माल निकाल देते हैं, क्योंकि जब वो खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो बड़ी क्वांटिटी में खरीदते या बेचते हैं। और आप सर खुजाते रहते हैं कि मैंने तो सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स देखे, सारे लेवल्स देखे, और ये क्या हो गया। एक और मैं आपको स्ट्रैटेजी का एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग देखते हैं कि टोटल बायर्स कितने हैं, टोटल सेलर्स कितने हैं, और जब हम देखते हैं कि नहीं, सेलर्स ज्यादा हैं, इसका मतलब स्टॉक में सेलिंग हो रही है, स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। मान लीजिए एक स्टॉक का टोटल बायर 1 लाख है और उसका टोटल सेलर 5 लाख है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? आप ये कंक्लूजन निकालेंगे कि सेलर तो 5 गुना ज्यादा है, यानी कि ये स्टॉक में प्रेशर बना रहेगा और ये स्टॉक गिरेगा। जब आप उसकी क्यू देखते हैं तो आप देखते हैं कि 5 लाख का टोटल जो सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है उसमें से 4.5 लाख का एक बहुत बड़ा सेल का ऑर्डर क्यू में पड़ा हुआ है। तो आप क्या सोचेंगे कि कोई बड़ी कंपनी बड़ा ऑर्डर का सेल लगाई हुई है, लेकिन ये उस बड़े प्लेयर का एक स्ट्रैटेजी होती है या एक खेल होता है
आपको बेवकूफ बनाने का। और वो अक्सर क्या करते हैं कि सेल में उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर लगा लिया और ऐसे प्राइस पर लगाया जो एग्जीक्यूट ही ना हो, और उसका वो अक्सर प्राइस चेंज करते रहते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट ना हो और क्यू में पड़ा रहे। दूसरी तरफ वो बाय के साइड पर छोटे छोटे ऑर्डर लगाते रहते हैं और एग्जीक्यूट करते रहते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि कोई बड़ा प्लेयर सेलिंग कर रहा है, लेकिन दरअसल वो तो बाइंग कर रहा है। तो एक बार फिर आप इस तरीके से गच्चा खा जाते हैं। इसी टाइप के और भी बहुत सारे हथकंडे वो अपनाते हैं और आपको अपने खेल में फंसाने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि प्योर स्टॉक मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है। इनमें से ज्यादातर तरीके इलीगल हैं और अगर इसे साबित कर दिया गया तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनको लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। पहला जो टेक्निक होता है उसे हम कहते हैं पंप एंड डंप। इस टेक्निक में किसी स्टॉक के प्राइस को अनरियलिस्टिक लेवल तक ऊपर ले जाया जाता है और जब वो स्टॉक ऊपर के लेवल तक चला जाता है, पब्लिक का अटेंशन ग्रास्प कर लेता है, तो मैनिपुलेटर्स उस स्टॉक को छोड़ के भाग जाते हैं और फंसता कौन है? रिटेल वाली पब्लिक फंसती है। ये कुछ ऐसा ही है कि आप ट्रेन को धीरे 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 चला रहे हैं और जब पब्लिक उस पर चढ़ना शुरू करती है तो जो ड्राइवर है वो ट्रेन को छोड़ के भाग जाता है। आइए अब थोड़ा हम समझते हैं कि ये पंप एंड डंप को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। दोस्तों, इसमें काफी मेहनत की जाती है, काफी प्लानिंग की जाती है और ये ड्रामा कई महीनों तक चलता रहता है और इसके कई सारे स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में स्टॉक को गिराया जाता है, तरह तरह के र्यूमर्स यूज किए जाते हैं और स्टॉक को हैमर डाउन किया जाता है। स्टेज 2 में वो लोग पोजीशन बनाते हैं जो इस स्टॉक से फायदा उठाना चाहते हैं। स्टेज 3 में आती है पब्लिसिटी की बारी। तो इसमें स्टॉक के बारे में तरह तरह के न्यूज को फैलाया जाता है। टीवी पे इस स्टॉक के बारे में बात की जाती है, पैनल डिस्कशंस किए जाते हैं, एनालिस्ट आकर टीवी पे उस स्टॉक की रिकमेंडेशंस देते हैं, उस कंपनी के बारे में और स्टॉक के बारे में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आर्टिकल लिखे जाते हैं। ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को उस स्टॉक को रिकमेंड करते हैं और उसकी ग्रोथ स्टोरी के बारे में तरह तरह की एनालिसिस पब्लिश करते हैं। तो चारों तरफ से उस स्टॉक के बारे में आपको बम्बार्ड कर दिया जाता है। दोस्तों, ये जो टीवी और प्रिंट मीडिया का जो सारा खेल है, ये सारा पैसे का खेल है। अगर आपके जेब में पैसे हैं तो आप भी टीवी पे आ सकते हो, आपके ऊपर भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे जा सकते हैं। एक टीवी चैनल ने मुझसे 25 लाख रुपए मांगे और बोला अगर आप ये पैसे हमें दे देंगे तो आपके ऊपर हम एक टीवी प्रोग्राम एयर कर देंगे। तो मैंने बोला भाई, मैं तो बाजार का आदमी हूं और बाजार का पैसा तो पैसा बाजार में लगाता है, ना कि टीवी चैनल में। सो थैंक्स फॉर द ऑफर। अक्सर जब ये खेल चल रहा होता है, अगर वो बड़ा स्टॉक है, बड़ी कंपनी का शेयर है, तो इसमें म्यूचुअल फंड्स और एफआईआई भी घुस जाते हैं और मौके का फायदा उठाने के लिए इसमें बहुत सारी पोजीशन बना लेते हैं, क्योंकि वो भी खेल का हिस्सा होते हैं। अब आप सोचिए कि जब चारों तरफ से आपको इस स्टॉक की अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और स्टॉक भी आप देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, तो क्या आप उस लालच से बच पाएंगे? आप तो यही सोचेंगे ना कि इतने सारे लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं, और इस तरीके से आप उस स्टॉक में सक हो जाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? कुछ टाइम आप उस स्टॉक का फायदा उठाते हैं, आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखता है और फिर अचानक से एक दिन उस स्टॉक में गिरावट शुरू हो जाती है और आप फंस जाते हैं। अब ये बात करते हैं कि ये पंप एंड डंप किया क्यों जाता है। दोस्तों, अक्सर ये पंप एंड डंप तब किया जाता है जब उस स्टॉक में कोई बड़ी डील होने वाली होती है। या तो प्रमोटर अपना स्टेक बेचना चाहता है, या फिर वो कोई राइट्स इशू, एफपीओ, इस तरीके के इश्यूज बाजार में लाना चाहता है। तो स्टॉक के ऊपर जाने से उसको इसका डायरेक्ट फायदा मिलता है, और एक बार जब इशू निकल जाता है तो उसके बाद स्टॉक नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, मैनिपुलेटर को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो मैनिपुलेशन का टेक्निक होता है उसे हम कहते हैं वॉश ट्रेडिंग। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग वॉल्यूम देखते हैं। जब हमें बहुत हाई वॉल्यूम दिखता है तो हम सोचते हैं कि इस स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला है,
बड़ी मूवमेंट आने वाली है, इसी वजह से इतनी पोजीशन बन रही है। और हम वॉल्यूम देखते हैं, डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, और इससे हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक में एक बड़ी मूवमेंट आने वाली है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ लोगों को असाइन किया जाता है कि पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम को बढ़ाया जाए, उसके ओपन इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए, उसके डिलीवरी परसेंटेज को बढ़ाया जाए। वो एक ग्रुप में काम करते हैं और आपस में ही खरीदना बेचना करते रहते हैं। 5-5 पैसे के डिफरेंस में बाय सेल करते रहते हैं और सारा दिन करते रहते हैं। उनको एक गोल दे दिया जाता है कि आपको इस स्टॉक का इतना वॉल्यूम जनरेट करना है, या इतना ओपन इंटरेस्ट जनरेट करना है, या इतना इसका डिलीवरी परसेंटेज को बढ़ा के ले जाना है। तो आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं और कौन इनको असाइन करता है? तो देखिए, ज्यादातर केसेस में जो प्रमोटर होता है वही इनको असाइन करता है, क्योंकि वो इन स्टॉक के मूवमेंट से फायदा उठाना चाहता है। कभी कभी कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग भी इस तरीके के लोगों को असाइन करते हैं। अब इस पे बात करते हैं कि ये वॉल्यूम बढ़ाने से फायदा क्या होगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हर कोई वॉल्यूम से फिल्टर करता है, ओपन इंटरेस्ट से फिल्टर करता है, डिलीवरी से फिल्टर करता है। तो जब इसमें एक बड़ी एक्टिविटी उन्हें दिखेगी तो वो लोगों के रडार पे आ जाएगा और उनका स्टॉक पॉपुलर हो जाएगा। ज्यादातर लोग स्टॉक में खरीदारी करते हैं, तो जब वो खरीदेंगे तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी और प्रमोटर का जो नेटवर्थ है वो बढ़ेगा। तो वॉश ट्रेडिंग में एक जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन टेक्निक है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। उसमें क्या होता है कि दो लोग उस ग्रुप के एक साथ फोन में लगे होते हैं और दोनों एग्री करके रहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक आदमी बाय का ऑर्डर लगाएगा, एक आदमी सेल का ऑर्डर लगाएगा, और वो दोनों ऑर्डर डालते वक्त फोन पे रहते हैं। और प्रोटोकॉल ये होता है कि जैसे ही 1 2 3 बोला जाएगा तो दोनों अपना ट्रेड का बटन दबा देंगे। इससे होगा क्या कि चूंकि उनके प्राइस सिंक में रहते हैं तो उसी वक्त वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई और उस ऑर्डर को नहीं ले पाएगा। जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो इस तरीके के मैनुअल सेटअप में काम नहीं करते हैं, वो सॉफ्टवेयर को यूज करके इस तरीके के काम करते हैं। तीसरा जो मैनिपुलेशन टेक्निक होता है वो पेनी स्टॉक से रिलेटेड होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन शेयर्स का प्राइस कम इसलिए होता है क्योंकि इन कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते हैं। तो लोगों को लुभाने के लिए पहले तो तरह तरह के एसएमएस भेजे जाते हैं, ईमेल्स भेजे जाते हैं कि इस पेनी स्टॉक में एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, इसमें एक टेक ओवर होने वाला है। इस तरीके से उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट जगाया जाता है। अक्सर ये छोटी कंपनी होती है तो इनका फ्री फ्लोट काफी कम होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए वो काफी कम होता है। तो मैनिपुलेशन शुरू करने से पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर को ये मैनिपुलेटर्स अपने कब्जे में कर लेते हैं। जब ज्यादातर शेयर इनके कब्जे में आ जाते हैं तो ये आपस में ट्रेड करके स्टॉक को अनरियलिस्टिक लेवल तक ले जाते हैं और जब चाहें उसमें लोअर सर्किट और हायर सर्किट लगा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप इस तरीके के स्टॉक्स को खरीदते हैं और बेचना चाहते हैं तो बेच नहीं पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर शेयर्स उस कंपनी के उन मैनिपुलेटर्स के कंट्रोल में होते हैं। तो उनका भी एक ही गोल होता है कि स्टॉक को अनरियलिस्टिक लेवल तक ले जाओ और वहां पर एग्जिट करके पब्लिक को माल बेच दो। एक बार जब वो माल बेच देते हैं फिर उनका अगला एफर्ट होता है कि किस तरीके से उस स्टॉक को वापस से नीचे लाया जाए और फिर खरीद के सेम उसी गेम को दोबारा प्ले किया जाए। चौथा जो मैनिपुलेशन टेक्निक होता है उसे हम कहते हैं बेयर रेड या बेयर हैमर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बाजार में एक बेयर कार्टेल एग्जिस्ट करता है जिसका एक ही काम है कि स्टॉक को करंट लेवल से गिरा के काफी नीचे तक ले जाओ। इनको स्टॉक का प्राइस गिराने में महारत हासिल होती है। तो शॉर्ट सेलर्स का यह मानना होता है कि वो शॉर्ट सेलिंग करके ज्यादा प्रॉफिट कम समय में बना सकते हैं। तो ये बेयर कार्टेल ग्रुप में एक पर्टिकुलर स्टॉक को हैमर करता है और उसे गिराकर एक पर्टिकुलर लेवल तक ले जाता है और वहां पर वो उसे फिर एग्जिट कर देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये अक्सर अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ये कंपनी का शेयर गिराने की सुपारी भी लेते हैं।
तो आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस तरीके के मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। रूल नंबर 1, लो वॉल्यूम स्टॉक को अवॉइड करें। दोस्तों, मेरा एक रूल है कि अगर 1 लाख से कम का वॉल्यूम किसी स्टॉक में होता है तो मैं जनरली उस पर काम करना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि अगर वॉल्यूम कम है तो उसमें मैनिपुलेशन करना आसान होता है। इस रूल का कुछ एक्सेप्शंस मैं आपको बता देता हूं। जैसे कई स्टॉक्स होते हैं जिनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें अक्सर कम वॉल्यूम हमें देखा गया है, लेकिन चूंकि उसका प्राइस बहुत बड़ा होता है तो उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस कम होते हैं। रूल नंबर 2, अगर कोई स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है और उसका स्टॉक भी जबरदस्त तरीके से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो सतर्क हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरीके की सिचुएशन में हमेशा मैनिपुलेशन होता है, लेकिन चांसेस है कि मैनिपुलेशन हो रहा होगा, क्योंकि जहां पर भी प्राइस एक्शन है, जहां पर भी भीड़ है, चांसेस है कि वहां पर मैनिपुलेशन हो रहा है। तीसरा जो रूल है, एक्सेसिव न्यूज फ्लो। दोस्तों, किसी भी कंपनी या शेयर की जब बहुत ज्यादा न्यूज आने लगे तो सतर्क हो जाइए। जब बड़े बड़े इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि उसकी खबर बाहर ना निकले, वो गुपचुप तरीके से उसमें पोजीशन बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि जब खबर निकलेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ने लगेगा और उनका एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जब भी किसी स्टॉक की बहुत ज्यादा न्यूज आने लगे तो इसका मतलब वो जानबूझकर किया जा रहा है। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब मेरे स्टॉक का चर्चा हो गया तो समझो मेरा खर्चा हो गया। और रूल नंबर 4, जब भी किसी स्टॉक से रिलेटेड आपको एसएमएस आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, तो एक बार फिर सतर्क हो जाइए। तो ये एक मैनिपुलेशन का केस हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं अक्सर स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा कॉशियस रहता हूं और काफी सारे अपॉर्चुनिटीज को नेग्लेक्ट कर देता हूं। उसका कारण यह है कि मैं प्राइस मूवमेंट्स को अक्सर काफी शक की दृष्टि से देखता हूं, और आपको भी ऐसा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरा एक प्रयास था आपको बाजार के काले कारनामों के बारे में बताऊं। दोस्तों, मैं काफी कुछ आपसे शेयर करना चाहता था, लेकिन मैं ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा खुलासा करने के चक्कर में कहीं मेरा ही खुलासा ना हो जाए। तो भैया, डर तो सबको लगता है, एंड आई एम नो एक्सेप्शन। तो दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी मैनिपुलेशन का सामना किया होगा, या आपको लगा होगा कि पर्टिकुलर स्टॉक में मैनिपुलेशन हुआ है। तो रीसेंट टाइम में आपको कौन से वो स्टॉक्स लगते हैं कि जिसमें मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी है? तो जरूर शेयर करें, आपके व्यूज का मुझे इंतजार रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे मैं खत्म करता हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।